हेलो योग साथियों, कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने और आपके लक्ष्य को पाने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि उनकी भी नॉलेज इन्हांस हो पाए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है थेरेपेटिक योग, जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटिव चीज़ें हैं, साथ ही साथ आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। कृष्णास्त्र योग का ध्येय सूत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। यदि आज आप रुक जाएंगे तो कोई और आगे बढ़ जाएगा। आपको कर्मनिष्ठ कर रहना है। आपको अपने आप पर विश्वास रखनी है। हौसले को कभी भी हारना नहीं है, हौसले को बना के रखना है। इसी के साथ हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है अस्थमा के बारे में। अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच पर्सन्स एयरवे बिकम्स इन्फ्लेम्ड, narrow and swell and produce extra mucus which makes it difficult to breathe। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, जो एयर वे है, जहाँ से हम एयर को लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, जिसकी वजह से हम एयर को लेते हैं। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। जब यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो इसका स्पेस है, म्यूकस होने के कारण क्या होता है, इसका स्पेस बहुत कम हो जाता है, जिससे कि ब्रीदिंग में बहुत सारी डिफिकल्टी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे क्या है इसका डेफिनेशन। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो हमारा एयरवे है वो क्या होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, नैरो हो जाता है, और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे जो म्यूकस होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि हमें ब्रीथ यानी श्वास लेने में प्रॉब्लम कर देते हैं। इट कैन बी माइनर और इट कैन बी इंटरफेयर विथ डेली एक्टिविटीज। ये माइनर भी हो सकता है, जो कि हमें डेली एक्टिविटी करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। जब हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारे एयरवे हैं इन्फ्लेम हो जाते हैं। इन सम केसेस इट में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग अटैक। कभी कभी ये जो कंडीशन है सीवियर हो जाती है, जो कि हमें एक ऐसी कंडीशन में पहुंचा देती है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, लंग्स विदाउट अस्थमा। देखिए जिनके पास अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होती, वो क्या करते हैं, उनके मसल्स जो होते हैं, जो एयरवे की मसल होती है वो क्या होती है, रिलैक्स होती है। साथ साथ नॉर्मल एयरवे होता है। जब उनका जो एयरवे है वहाँ पे म्यूकस नहीं है, तो आप आसानी से इनहेल एक्सेल कर पाओगे, कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस, जो म्यूकस की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है यहाँ पे, नॉर्मल जो हमारा लंग्स है उसमें। अब देखते हैं कि लंग्स विद अस्थमा, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनके लंग्स कैसे होते हैं। मसल्स टाइटन, जो उनकी मसल होती है बहुत टाइट हो जाती है। एयरवे स्वेल, जो एयरवे होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे घाव हो जाता है। म्यूकस क्लोज द एयरवेज, म्यूकस क्या करता है, उस रास्ते को बंद कर देता है जहाँ से हम क्या करते हैं, इनहेलेशन एक्सलेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ है काफ़ी सुचारू रूप से चल पाती है, उसको क्या करती है, रोक देती है। लंग्स हैव गिट डिफिकल्टी मूविंग एयर इन एंड आउट, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जब हम इनहेल करते हैं उसमें भी दिक्कत हो जाती है, और जब हम एक्सेल करते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखते हैं कि अस्थमा के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अस्थमा के सिम्टम्स यहाँ पे है, लेबर्ड ब्रीदिंग, बहुत ही श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है, रुक रुक के हम सांस लेते हैं, सांस फूलने लगती है, ये सब चीज़ें होने लगती है। विजिंग, विजिंग यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है। स्लीप प्रॉब्लम, जब अस्थमा की प्रॉब्लम हुई, आपकी सांस श्वास जो है वो रुक जा रही है, तो आपको स्लीप भी नहीं आएगी। चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में पेन होने लगता है। फ्रिक्वेंट कभी कफिंग, बहुत जल्दी जल्दी खांसी आती है, कफिंग होती है। एलर्जीज, और साथ ही साथ
इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एलर्जी की वजह से भी ये एग्रीवेट हो जाता है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड भी काफ़ी इफेक्ट करता है। फीलिंग टायर्ड, और आप क्या थकान हमेशा महसूस करते हो। और कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं, पॉल्यूशन हो सकता है, जैसे हम शहर में बाहर निकलते हैं तो धूल गंदगी, साथ ही साथ जो कारखानों से धुएं निकलते हैं वो भी आपको काफ़ी इफेक्ट करते हैं। जब धुएं निकलते हैं या तो डस्ट पार्टिकल हो गए, आपके नोस्ट्रल में जाते हैं, जो यहाँ पे हेयर पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं और बाहर ही रोक देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टिकल्स होती है जो काफ़ी बड़ी होती हैं, जिन्हें हमारे जो जो हेयर होते हैं यहाँ पे ईयर के नोज के पास, वो उसके थ्रू भी वो अंदर चले जाते हैं, वो रोक नहीं पाते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाती है अस्थमा की। स्मोकिंग, स्मोकिंग भी काफ़ी हेल्प करता है अस्थमा को बढ़ाने के लिए। हाउस होल्ड केमिकल्स, जो आपके घर में केमिकल्स होते हैं वो भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं। अस्थमा जेनेटिक भी हो सकता है, फैटी फूड के थ्रू हो सकता है, डस्ट है, पेट्स, यदि आपके पास कुत्ते बिल्लियां हैं तो आप उन्हें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो उनके जो हेयर्स होते हैं उसमें भी काफ़ी गंदगी होती है, जो आपको भी एग्रीवेट कर सकता है। बैक्टीरिया एंड वायरस, आपको कभी भी किसी के किए हुए रुमाल को यूज नहीं करना चाहिए। किसी ने यूज किया है तो आपको भी उसे यूज नहीं करना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके अलावा। देखिए, कफिंग की थ्रू हो सकता है, रात में जब कफिंग होगी तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। साथ ही साथ जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के थ्रू भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप हंसते हैं, आप जब लॉफिंग करते हैं तो उसके थ्रू भी क्या होता है, हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। चेस्ट टाइटनिंग, जो आपके चेस्ट है उस पर टाइटनिंग ऐसे महसूस होने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो आप जो श्वास लेते हो, आप जो ब्रीथ करते हो वो बहुत छोटी हो जाती है। विजिंग और विजलिंग साउंड इन योर चेस्ट व्हेन ब्रीदिंग, स्पेशली वाइल एक्सेलिंग। तो अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कॉज क्या हो सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हमने तो अभी सिम्टम्स को देख लिया, हमने इसके इंट्रोडक्शन को देख लिया, अब हम देखते हैं एक किन कारण होने के बाद क्या होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पे इन्फेक्शन हो जाता है। सीजनल चेंज एंड एक्सपोजर टू कोल्ड, जैसे मौसम बदलता है वैसे भी आपको इफेक्ट कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है। पोल्यूशन भी काफ़ी ट्रिगर पॉइंट होता है। सीवियर एक्सरसाइज, यदि आपने हद से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो जो पसीने निकलते हैं वो भी काफ़ी आपको, ये सब भी चीज़ें कारण हो सकती हैं। एलर्जेंस सच एज एनिमल्स, डैंड्रफ, स्मोक, जैसा कि मैंने बोला, जो आपने कुत्ते बिल्लियां आपने पाली हैं उनके थ्रू भी आपको हो सकता है। यदि कोई स्मोकिंग कर रहा है उसके थ्रू भी ये चीज़ें हो सकती है। केमिकल्स, ऑर्डर्स, पोलन्स, मोल्स, जो केमिकल की चीज़ें होती है, सेंट, परफ्यूम, उससे भी काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। फटीग, आपको यदि थकान हो रहा है तो आप मान लीजिए कि हाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे, ये सारे कॉज दिखेंगे, तभी मानना है, उसके पहले नहीं मानना है। पुअर पोस्चर, जो आपका पोस्चर होगा बहुत ही खराब होगा, हमेशा आप लेथार्जिक फील करोगे, आपके बॉडी में थकान होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। प्रोलॉन्ग्ड टाइम स्ट्रेस, यदि आप काफ़ी लंबे समय से आपको तनाव है, स्ट्रेस है, वो भी ट्रिगर कर सकता है इन सब चीज़ों को, ये भी कॉज हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इफ अनट्रीटेड लीड टू डेथ, यदि आप इसे सही समय पे ट्रीट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आप उपाय नहीं करते हैं, इलाज नहीं करवाते, तो क्या हो सकता है, ये डेथ की तरफ भी आपको लीड कर सकता है। डेथ यानी कि मरने की संभावनाएं भी बनती हैं। लेक ऑफ स्लीप ड्यू टू नाइट टाइम सिम्टम्स, जैसा कि मैंने बोला, जो सिम्टम्स होते हैं आपके स्लीपिंग जो पैटर्न है उसके पैटर्न को भी खराब कर देगा। परसिस्टेंस कफ, आपको लगातार कफ आ रहा है, ये भी दिक्कत पैदा कर सकती है। निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वो निमोनिया को भी लीड कर सकता है। अ कोलेप्स ऑफ पार्ट आर
ऑल द लंग, ऑल ऑफ द लंग। या तो लंग्स का कोई एक पार्ट खराब हो जाएगा या तो ये पूरे पार्ट को ही खराब कर देते हैं। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है इस कंडीशन को होने से पहले। रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। क्यों? व्हेन ऑक्सीजन इन द ब्लड बिकम्स वेरी लो और द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स वेरी हाई। जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब भी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ही जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में फ्लो करते हुए हमारे हर एक ऑर्गन्स को मिलते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेटस अस्थमैटिकस, सीवियर अस्थमा अटैक दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीट। जब सीवियर अस्थमा हो गया तो आप उसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा यानी सीवियर कंडीशन हो गई तो इसका इलाज संभव नहीं है। तो इससे पहले आपको इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आखिर अस्थमा किस प्रकार से ट्रिगर करता है, कौन कौन से इसके वे होते हैं। अस्थमा जब ट्रिगर करता है तो क्या है, ट्रिगर फैक्टर्स। ट्रिगर फैक्टर क्या है अस्थमा का? ये क्या करता है, जो हमारे एयर वे हैं इसको क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है। साथ ही साथ लीड कर देता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, बहुत ज्यादा म्यूकस होगा। एयरवे मसल कॉन्ट्रैक्ट, जो एयरवे मसल वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स, जो ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें घाव हो जाता है, यानी कि वो स्वेलिंग हो जाते हैं। स्वेलिंग होने के साथ साथ जब ये तीन चीजें हो गई, बहुत ज्यादा म्यूकस हो गया, जो एयरवे है मसल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जो ब्रोंकियल मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग हो गई, तो वो क्या करता है, वो लीड करने लगता है नैरो ब्रीदिंग पैसेज। जो पैसेज होता है उसको पतला कर देता है, नैरो कर देता है, जिसकी वजह से हमें विजिंग होती है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, चेस्ट टाइटनिंग हो जाती है, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अस्थमा हुआ कैसे। हमने जान लिया इसके सिम्टम्स क्या थे, कॉज क्या थे और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम बात करते हैं कि यौगिक मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप यदि सटकर्म का अभ्यास करते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो अब हम जानते हैं सटकर्म में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सटकर्म में क्या है, कुंजल क्रिया, जो क्या करता है, रिमूव थिक एंड एक्यूमुलेटेड म्यूकस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जितने भी म्यूकस की मात्राएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं उसको कम कर देता है, उसको रिमूव करता है जब हम कुंजल क्रिया करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस किस प्रकार से कुंजल क्रिया के अभ्यास किया जा रहा है। और साथ ही साथ क्या करता है, एन अक्यूट अटैक कैन बी टर्मिनेटेड। जो अक्यूट अटैक होता है उसको टर्मिनेट कर देता है। बिल्ड अप द नर्वस एनर्जी दैट इज कॉजिंग अटैक। जो कॉज अटैक करने वाला है उसके नर्वस एनर्जी को बिल्ड कर देता है, उसको बढ़ा देता है। नर्वस स्पास्म एंड टेंशन इन द स्मूथ मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रीज आर रिलीज बाय द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ वेगस नर्व। ट्रीज की भांति होती है, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या करता है, जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको रिलीज कर देता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी क्रिया होने वाली है जिसे हम कहते हैं जलनेति। ये भी काफी इफेक्टिव है। जलनेति क्या करता है, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द नेसल पैसेज। ये क्या करता है, जितने भी रुकाव होती हैं, जितनी भी बाधाएं होती हैं श्वास लेने में, इनहेल एक्सेल करने में, उस दिक्कतों को दूर कर। आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ये क्या करता है, जो हमारा तनाव है उसको भी कम कर देता है। अब हम देखने वाले हैं आसन। अभी तो हमने जान लिया कि सटकर्म किस प्रकार से हेल्प करते हैं हमारे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में। अब हम देखते हैं आसन कितना इफेक्टिव है और कौन कौन से आसन जरूरी हैं और हमें करना चाहिए। यहाँ पे ज्वाइंट्स एंड ग्लैंड लूजनिंग प्रैक्टिसेस।
आप लूजनिंग प्रैक्टिसेस करिए, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करनी है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली के साथ नहीं करना है। ज्वाइंट्स एंड ग्लैंड जो प्रैक्टिस है वो स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया हुआ है। वक्षस्थल शक्ति विकासक जो कि क्रियाएं हैं स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा बनाई गई है, जो कि मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये क्या करता है कि चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिसेस, जो वक्षस्थल है शक्ति विकासक क्रिया है वो क्या करती है, जो हमारी चेस्ट ओपनिंग होती है उसमें काफी हेल्प करता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार भी काफी इफेक्टिव है। ब्रिंग्स हीट इन बॉडी, सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होता है। ऑल्सो टू रिमूव एक्सेस एक्यूमुलेटेड म्यूकस फ्रॉम द बॉडी, जब हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो गया तो जितने भी म्यूकस होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। गौमुख आसन वो भी चेस्ट ओपनिंग ही आसन है। अर्ध चक्रासन ये भी काफी इफेक्टिव होता है। इसका जो एक ट्रिक है कि जितने भी अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए आपको चेस्ट ओपनिंग आसन के अभ्यास करने चाहिए, वो काफी हेल्पफुल होते हैं। मार्जरी आसन, भुजंगासन, मकर आसन, सिंह गर्जन, दीज आसना हेल्प टू रिसेप द चेस्ट। ये आसन क्या करते हैं, जो आपके चेस्ट का जो होती है उसको शेप में वापस ला देते हैं। रिमूव इम्प्रूव पोस्चर, जो आपके पोस्चर होते हैं उनको भी इम्प्रूव कर देता है। स्ट्रेंथन द स्पाइनल कॉलम, जो आपकी स्पाइनल कॉलम है उसको भी स्ट्रेंथनिंग प्रदान करता है। प्रमोट फ्लो ऑफ इनहिबिटेड एंड ब्लॉकेज नर्व एनर्जी, जहाँ पे नर्व एनर्जी ब्लॉक हो गई है उस एनर्जी को खोलने का काम करता है। रीबैलेंस एंड रीस्टोर द होल बॉडी, जो हमारे अंदर बैलेंस की कमी थी वो दूर खत्म हो गई थी उसको भी वापस लेकर आता है और आपकी बॉडी को फिट कर देता है। अब हम बात करते हैं कि हमने षटकर्म देखा, हमने आसन देखा, अब हम प्राणायाम की बात करते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो प्राणायाम के अंदर आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि क्या करता है कि आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। कपालभाति, कपालभाति का काम क्या होता है, बहुत जो म्यूकस बहुत ज्यादा हो गया है उसको दूर करता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, और जो ब्लड सर्कुलेशन जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जो डिमांड है कम हो जाता है जब एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो क्या करता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन का डिमांड कम हो गया था वो डिमांड बढ़ जाता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगती है। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम भी काफी हेल्प होता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। सूर्य भेदी प्राणायाम, जो कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है, जो म्यूकस है उसको कम करने के लिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो जर्की मूवमेंट होता है और जो हमारी कंडीशन होती है उसको सीवियर बना देता है। विथ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम अस्थमैटिक पेशेंट लर्न्स टू बी मोर एंड मोर अवेयर ऑफ ब्रीथ। जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हुई है, यदि वो जो पेशेंट है, पार्टिसिपेंट है, यदि प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की, तो वो प्राणायाम को सीख भी सकते हैं, साथ ही साथ वो अपने ब्रीथ के प्रति अवेयर हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली बिकम्स अवेयर ऑफ थॉट, उनके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, विचारों का भंडार आ रहा है, उसके प्रति भी अवेयर हो जाते हैं। उनकी फीलिंग और जो उनका मेंटल स्टेटस है वो भी काफ़ी काम हो जाता है, संतुलित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमने सत्कर्म कर दिया, हमने आसन कर लिया, हमने प्राणायाम कर लिया, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस काफ़ी हेल्प करती हैं अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसमें हम दे सकते हैं, आप क्या दे सकते हो, योग निद्रा काफ़ी हेल्पफुल है। सेक्शनल ब्रीदिंग, जो सेक्शनल ब्रीदिंग क्या होता है, हम फोकस करते हैं अपने एब्डोमेन पे, अपने चेस्ट रीजन पे, अपने हम क्लेविकल पे भी फोकस करते हैं। फिर साथ साथ हम एक तीनों के कंबाइंड को फोकस कर लेते हैं, वो होता है सेक्शनल ब्रीदिंग, जो कि हमें खुद के प्रति अवेयर बनाता है और
हमारे मन को शांत करता है। सिस्टमैटिक मसल रिलैक्सेशन, जो सिस्टमैटिक मसल रिलैक्सेशन है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने मसल के प्रति अवेयर रहते हैं और उसको धीरे धीरे हम रिलैक्स करते जाते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अस्थमा अटैक, जैसे ही आपका मन शांत हुआ, आपने रिलैक्सेशन टेक्निक की, तो अस्थमा अटैक के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये क्या करता है आगे। ब्रिंग मेंटल रिलैक्सेशन आल्सो सेल्फ एनालिसिस कैन अकर्स, इससे क्या होता है कि जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो रिलैक्स हो जाता है, साथ ही साथ हम खुद की बॉडी के प्रति अवेयर हो जाते हैं। दिस हेल्प्स देम टू बी अवेयर ऑफ बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मेडिटेशन हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अजपा जप, सोहम जप। अजपा जप क्या है कि आपको मन ही मन चैंटिंग करनी है अपने आराध्य देव की, या तो ओम को ले लीजिए, किसी भी एक पवित्र मंत्र को लेकर के हम मन ही मन जपते हैं। अब जानते हैं सोहम आखिर है क्या। जब हम इनहेलेशन करते हैं, आपको ध्यान देना, इनहेलेशन करते हुए आपको ध्यान देना है कि आप सो कर रहे हैं, और श्वास को छोड़ते हुए आपको ऐसा फील करना है कि जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो हम कर रहे हैं। ये भी काफी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको बॉडी के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाता है। अब हम डाइट की बात करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। डाइट बहुत ही अहम भूमिका निभाता है अस्थमा को दूर करने के लिए। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, आपको क्या करना है कि प्लेंटी फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल लेना है, जो हरी सब्जियां होती हैं उनको लेना है। होलसम ग्रेन एंड पल्स इन प्लेस ऑफ मीट एंड एग, आपको मीट और एग की जगह आपको क्या करना है, होलसम ग्रेन और पल्स लेनी है, दालें लेनी है, आपको एक पूर्ण खाद्य पदार्थ होता है उसको लेना है, एक संतुलित आहार लेना है। म्यूकस फॉर्मिंग foods such as rice, sweet, dairy products and refined flour product should be completely avoided। आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, क्या क्या चीज़ें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर सकती है, बढ़ा सकती है, वो चीज़ें क्या हो सकती हैं। यदि आप राइस लेते हैं, यदि आप स्वीट खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं जैसे दूध, दही, ये भी चीज़ें बढ़ा सकती हैं आपको। आप यदि रिफाइंड की चीज़ें भी खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, वो भी काफ़ी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको नहीं लेना है। हैवी ऑयली एंड ड्राइड फूड शुड नॉट बी टेकन, वीकेन द डाइजेस्टिव एनर्जी, जो हमारी डाइजेस्टिव एनर्जी होती है उसको वीक कर देता है। जब हम ऑयली फूड खाते हैं या सूखी चीज़ें खाते हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लम पैदा कर देती है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे अंदर कफ की मात्राएं बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है ठंड के मौसम में। तो आप जो आपको गर्मी पैदा करे, जैसे स्पाइसी चीज़ें हो गई, चिली, पेपर, गार्लिक, जिंजर हो गया, ये सिर्फ आपके को ठंड के मौसम में लेना है, गर्मी के मौसम में नहीं लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हमें अपने हर एक कंटेंट को शेयर करते रहना है। कभी भी कहते हैं ना, आप जितना ज्ञान शेयर करोगे उतना ज्ञान आपका भी बढ़ेगा, साथ साथ दूसरों का भी ज्ञान बढ़ेगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। जैसे